आज का सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आता है, कन्वर्ट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर टू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मैक्सिमम पेपर में इसको रिपीट होते हुए देखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 10.197। ठीक है, कभी भी आपको बोलता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर टू जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप सब पूरा समझ लो, मैं पूरा लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, मैं पूरा हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, आपके पास एक नोट्स हो जाएगा। न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जब भी आप जाओगे तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन वही अगर उल्टा करना है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में जाना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा सेम फैक्टर से 10 समझ में आ गया? क्लियर हो गया? पहला सवाल 1 नंबर मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लिंक मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम इन बीम। बोलना क्या चाहता है मैं आपको समझा देता हूं। पहले मान लीजिए ये आपका कॉलम है, मैं बार बार बोलता हूं, जो लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जो बोलता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए एक चीज, ये कॉलम है आपका, ये बीम है आपका, ठीक है, और ये आपका स्टील है, ये टॉप बार है, और इस टॉप बार में मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, आपका स्टीरअप्स है। तो सवाल पूछने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम इन बीम, लिंक का पूछा है। मतलब ये जो लिंक डाल रहे हैं ना, ये कॉलम फेस से ये जो पहला वाला लिंक डालेंगे ना, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला ये एक्स, फाइंड आउट एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट रिंग से कॉलम के सरफेस का जो ये डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए। कम तो आप एकदम सटा के भी रख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टीरअप जो है, आपका लिंक जो है वो ज्यादा लगेगा। तो हम लोग एज पर आईएस कोड जाएंगे। ये आईएस कोड अगर आप चेक करोगे 13920 IS 13920, तो उसमें बताया गया है स्केच दिखा के, स्केच में देखना लिखा भी हुआ है कि ये x का वैल्यू आपका होना चाहिए 50 mm मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो जाना ही नहीं है। 60 पे कोई स्टीरअप्स घुसा हुआ है तो उसको अंदर करवाइए पहले, विद इन 50 mm। तो फर्स्ट लिंक मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम कॉलम टू बीम, आपका ये आंसर हो जाएगा 50 mm। क्लियर हो गया? तो ये x कितना होगा आपका 50 mm हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ। मतलब क्या बोले, ये को सवाल पूछना ही पूछना है, बहुत इजी है, लेकिन इसके ऊपर मैंने इतने सारे डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, इतने सारे डिटेल वीडियो, आपका पूरा ये स्क्रीन भरा हुआ दिख रहा होगा कि डेवलपमेंट लेंथ एज पर आईएस कोड हम लोग निकालते कैसे हैं। हम लोग साइड पे यूज करते हैं ना 50D, 46D, 36D, ये सब कहाँ से निकल के आता है, ये भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। कैसे इसको निकालते हैं, 36D कैसे आ रहा है, 56D कैसे आ रहा है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के हिसाब से ये वैल्यू कैसे चेंज हो जा रहा है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बढ़ता है, डेवलपमेंट लेंथ घटता है, क्यों ऐसा होता है, डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसको निकालना कैसे है, ये फॉर्मूला को डिराइव कैसे करते हैं, ये सारे पे डिटेल वीडियो मेरा बना हुआ है। आपको ये स्क्रीन पे ये सारा वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, और ये सारे थंबनेल की जो डिटेल वीडियो है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने डाल दिए हैं, जाके देखिएगा। अगर आप नहीं वहां से बहुत कुछ अचीव करोगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मैं गारंटी की बात बोलता हूँ, इतना बड़ा बात मैं बोल दिया। ऐसा पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, और वो फ्री में नहीं मिलेगा, सबसे पहली बात। ठीक है, तो फंक्शन की बात कर रहा था कि डेवलपमेंट लेंथ डालते हैं तो उसका फंक्शन क्या होता है। पहले समझ लीजिए डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। ये बीम आप देख रहे हो, ये कॉलम है, तो ये कॉलम फेस से अगर हम बात करें, ये जो मैंने स्टील लिया, मतलब कॉलम फेस से ये गया और ये गया, ये एक्स्ट्रा जो अंदर घुस रहा है ना कॉलम फेस से, इसी को कहा जाता है एलडी यानी कि डेवलपमेंट लेंथ। अब इसका फंक्शन क्या है, इसको हम लोग बीम से लाकर कॉलम में इतना घुसाने का मतलब क्या था, मकसद क्या था, एकदम आसान भाषा में समझाओ। हम लोग कॉन्क्रीट, एक्चुअली में टेक्निकल भाषा में बोलूं तो स्ट्रेस की बात करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इस बीम के ऊपर में जो स्ट्रेस आता है, मतलब इस बीम के ऊपर में जो स्ट्रेस आएगा वो ट्रांसफर करता है आपका रेनफोर्समेंट पे, और रेनफोर्समेंट क्या करता है, ऐसे ले जाके ये एक्स्ट्रा लेंथ जो हमारा कॉलम के अंदर गया है, ये यहाँ से ले जाके कॉलम के अंदर में ट्रांसफर कर देता है। आसान भाषा में बोले तो स्ट्रेस ट्रांसफर करता है स्टील से कॉन्क्रीट में। मतलब स्टील से कॉन्क्रीट में जब स्ट्रेस ट्रांसफर हो रहा है
उसके लिए जो हम लोग लेंथ यूज कर रहे हैं वो होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। समझ में आ गया? तो फंक्शन क्या होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ का? ये ट्रांसफर करता है स्ट्रेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट, ट्रांसफर स्ट्रेस फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। इस स्टील के ऊपर जितना भी स्ट्रेस आ रहा है वो क्या करता है, यहाँ तक ले जाता है और यहाँ से कंक्रीट में ट्रांसफर कर देता है। यही मेन फंक्शन है डेवलपमेंट लेंथ का। वैसे बहुत सारा काम है, मेरे बाकी सब वीडियोस आप देखिए, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, आपको लाइन से सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ढूंढने का भी जरूरत नहीं है। या फिर आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं डालता रहता हूँ छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग। इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, इंस्टा का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिनिमम लेंथ ऑफ 135 डिग्री हुक, इसका मैक्सिमम आंसर अभी आप लोग दे दोगे 10D करके, लेकिन नहीं 10D नहीं होता है। अब IAS कोड दिन पर दिन क्या होता है ना कि वहाँ पे चेक चल रही है, R&D चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं वैल्यू। इस चैनल से जुड़े रहोगे तो आपको वो सब वैल्यू मिलता रहेगा, नया नया क्या चेंज हो रहा है इस कोड में, वो सब आपको यहाँ पे पता चलता रहता है। मान लीजिए ये आपका स्टीरअप्स है, तो ये जो स्टीरअप्स का जो हुक प्रोवाइड करते हैं ना, ये 90 डिग्री हम लोग पहले प्रोवाइड करते थे, अब उसको बंद कर दिया गया है, उसको अब नहीं डालना है। अब हमेशा हमको ये 135 डिग्री में ही डालना पड़ता है। तो ये जो 135 डिग्री ऐसे डाले हैं, इसको मैं खोल के यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, मतलब ये वाला। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरा कितना होना चाहिए एज पर IAS कोड? ठीक है, ये लेंथ मेरा कितना होना चाहिए मिनिमम, कम से कम कितना रखना है। ज्यादा रखो तो जितना भी रखो क्या जाता है, आपका स्टेज ज्यादा जाएगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम एज पर IAS कोड कितना रखना है? पहले ये 10D हुआ करता था, लेकिन अब ये होता है आपका 6D। कौन सा IAS कोड बोलता है ये बोलता है IAS 13920 2016 का क्लॉज नंबर आप देखिएगा 3.9। इस क्लॉज में जाओगे, इस क्लॉज में आपका देख लीजिएगा 6D ये लिखा हुआ है। ठीक है, या तो 6D रखिए मिनिमम, या आप रख सकते हो 65 mm। ठीक है, या 6D। तो क्लियर हो गया, या तो 65 mm या 6D। ठीक है, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो यूज करेंगे, हमेशा यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 2, तो ऑप्शन देना है आपको 6D आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ बीम सॉफिट। ठीक है, मिनिमम टाइम पूछा है यहाँ पे। बोलने का मतलब क्या है, स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, निकाल देना। हम लोग बीम में जो फॉर्मवर्क लगाते हैं, यानी कि जो प्लाई लगाते हैं, जो शटरिंग करते हैं, उसको कब खोल देंगे। ठीक है, सॉफिट की बात की गई है। सॉफिट किसको बोलते हैं? मान लीजिए ये बीम है आपका, ये बीम था ना, तो बीम के नीचे में यहाँ पे आपका क्या होगा कि शटरिंग लगा हुआ होगा। ठीक है, ये शटरिंग लगा हुआ होगा बीम के नीचे में। इसको हम लोग कितने दिन बाद खोल सकते हैं, यही पूछना है एज पर IAS कोड। 456 एज पर IAS कोड जाओगे, पेज नंबर 25 ऐसा है। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा 25, उसी में दिया गया है, उसमें एक टेबल है, उसमें दिया गया है कि बीम के नीचे जो शटरिंग किया गया है उसको खोलने का मिनिमम टाइम क्या है। ठीक है, तो ये है आपका 7 डेज। अब यहाँ पे क्राइटेरिया है, ये मैं जो शटरिंग है ना वो खोलने की बात कर दी, लेकिन शटरिंग के नीचे क्या रहता है आपका, प्रॉप रहता है। मतलब मान लीजिए ये आपका बीम है और यहाँ पे आपका ये शटरिंग लगा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे आपका क्या है, जैक लगा हुआ है, यानी कि प्रॉप लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रॉप लगा हुआ है आपका। तो अगर आप इस बोर्ड को खोल दोगे तो प्रॉप तो पहले खोलना होगा ना, प्रॉप पहले खोलोगे, फिर आप इस जो शटरिंग आपका प्लाई जो लगा हुआ है उसको खोलोगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है 7 डेज में आप ये बीम के नीचे का जो प्लाई है वो तो खोल सकते हो, लेकिन ये प्रॉप खोल सकते हो कि नहीं, इस पे क्राइटेरिया है। अगर बीम का जो लेंथ है, क्लियर स्पैन, वो 6 मीटर है या 6 मीटर से कम है, तो ये स्पैन आपको कम से कम 14 दिन रखना पड़ेगा। आप खोल रहे हो 7 ही दिन में, लेकिन आपको प्रॉप तो रखना है कम से कम 14 दिन। तो क्या करना है आपको, जल्दी से क्या करना होगा, इस प्लाई को खोल के वापस से जैक को जल्दी से लगा देना है। जैक कितने दिन तक रहेगा, 14 दिन तक, अगर बीम का लेंथ 6 मीटर है या उससे कम है तो। और ज्यादा है तो क्या करना होगा, वो चला जाएगा आपका 21 डेज तक। समझ में आ गया, 6 मीटर या 6 मीटर से कम है, यानी कि 4 मीटर हो गया, तो आपको कम से कम रखना होगा 14 डेज प्रॉप्स को। और वही अगर 6 मीटर से ज्यादा होता है तो वो हो जाता है आपका 21 डेज। अब है नेक्स्ट यहाँ पे HVAC का फुल फॉर्म क्या होता है। HVAC सिस्टम हम लोग बिल्डिंग में ही लगाते हैं। मान लीजिए आपके घर में AC लगा हुआ है, किस सिस्टम के अंडर में आता है, HVAC सिस्टम के अंदर में आता है। अगर बहुत जगह देखना एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है, बड़ा बड़ा एग्जॉस्ट लगा हुआ होता है, HVAC सिस्टम के अंदर में ही आता है। ठीक है,
बहुत जगह बेसमेंट में आप देखोगे बड़ा बड़ा पंखा लगा हुआ होता है, वो किस लिए कि गर्म हवा को वो बाहर फेंके, और एक डक्टिंग रहता है जिसके थ्रू क्या होता है कि ठंडा हवा उसके अंदर में जाता है। समझ में आया, ठंडा हवा अंदर जाता है। बहुत जगह उल्टा फैन भी लगाते हैं बेसमेंट में ही, ताकि जो फ्रेश हवा है बाहर से वो अंदर में फेंके और गर्म हवा कहीं और से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये सिस्टम को जनरेट किया जाता है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बेसमेंट है, ठीक है, हमारा यहाँ पे रैंप है, तो यहाँ पे एक फैन लगाया जाएगा, यहाँ पे एक फैन लगाया जाएगा, जो क्या करेगा ऊपर से मतलब बाहर से क्या करेगा, हवा यहाँ से खींच के अंदर फेंक रहा है, और इसको ऐसे डायरेक्शन में काम करवाया जाएगा कि यहाँ से फ्रेश हवा जैसे भरता भरता रहेगा, यहाँ रैंप है और बाहर की तरह है ना, सारा गर्म हवा यहाँ से बाहर निकलता रहेगा। गर्म हवा बाहर निकल रहा है, फ्रेश हवा पूरा अंदर में भरा हुआ है बेसमेंट में। इस तरीके से सिस्टम पूरा काम करता है। मतलब मेन फंक्शन क्या है ना कि ठंडा रखना, गर्म हवा को बाहर करना और ठंडा हवा है वो अंदर लाना। तो HVAC सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है? हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, बहुत जगह इसको हीट, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी बोलते हैं। तो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप जाते हो तो। ठीक है, ये सारा चीज किया जाता है आपका लिफ्ट के डक्टिंग में भी किया जाएगा। LV शैफ्ट होता है हमारे बिल्डिंग में, लो वोल्टेज शैफ्ट, उसके अंदर में इस सिस्टम को एनरोल किया जाता है। और भी बहुत जगह है। ठीक है, VRV सिस्टम हमारा इसी के अंदर में आता है, AC वगैरह इसी के सिस्टम में आता है। तो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू इतना वाट। अब हॉर्स पावर देख के थोड़ा सा मतलब घूमना मत। हॉर्स पावर एक्चुअली में क्या होता है? HP। 1 HP बराबर, हम लोग बोलते हैं ना कितना HP का पंप लगेगा रे, ऐसे पूछते हैं ना साइड पे, ये 2 तल्ला पे 3 तल्ला पे हमको पानी भेजना है, 10 तल्ला पे पानी भेजना है, इतना HP का पंप लगाएंगे तो चल जाएगा क्या? वही HP मेरा है जिसका फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। समझ में आया? तो ये 1 हॉर्स पावर के बराबर कितना वाट होता है यहाँ पे? तो इसका आंसर होता है आपका 746 वाट। 746 वाट, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई बोलता है 2 हॉर्स पावर कितना है, तो इसको इंटू 2 कर दो, आपका निकल जाएगा इतना वाट। तो 1 हॉर्स पावर में कितना वाट हो गया? इतना से इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे स्लम टेस्ट, जो हम लोग साइट पे करते हैं ना वर्किबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, वो हम लोग कौन से IS कोड को मान कर करते हैं। और IS कोड के ऊपर मैंने एकदम डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मतलब स्लम टेस्ट एज पर IS कोड हम लोग कैसे करते हैं, इसमें मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाया गया है। आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया है इस वीडियो को आप लोग जरूर जाकर देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। मतलब एक एक टर्म जो है ना वो मैंने उठाया है पूरा IS कोड से। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्लम टेस्ट होता है ना, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, इसको 180 सेकंड्स में कंप्लीट करना होता है। ये सब बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे, जो देखने में बहुत छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैंने सभी इस वीडियो में कवर किया है, उसको जाके एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, तो स्लम टेस्ट किया जाता है हमारा IS 1199 2018 के पार्ट 2 से। ठीक है, पूरा इसी IS कोड को मान के मैंने छोटा से छोटा चीज जो बताया हुआ है वो सब बताया हुआ है इस कोड के अनुसार। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल कैलकुलेशन। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सेम यहाँ पे 1 हॉर्स पावर में इतना वाट होता है ना, तो जब भी आप 1 हॉर्स पावर से वाट में कन्वर्ट करते हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करना। और जब उल्टा करोगे वाट से आप जाओगे हॉर्स पावर में, तो 746 से डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से।